अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और बहुत अच्छे से अपनी फिजियोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल जो ब्लड का चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आना चाहिए। सो हमने इसको छोटा किया है और कोशिश की है कि आपको एक इंटरेस्टिंग वे में जो है वो समझाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो वाइट ब्लड सेल्स को मैं कह सकती हूँ दीज आर प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्टिव सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम रेड ब्लड सेल्स को एक वर्ड में डिफाइन करें तो हम कहते हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे खून का वॉल्यूम बनाते हैं और रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मेन फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स का। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो जरासीम से लड़ने की सलाहियत है, डिफेंसिव सिस्टम है, हमारी बॉडी की आर्मी या पुलिस का काम कौन करते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दूं तो एक ये वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं और एक आपके पास ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वो वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म क्या हिस्सा होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वाइट ब्लड सेल्स का वो हिस्सा जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दाने नजर आते हैं उस सेल्स को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग साइट्स का मतलब होता है सेल। ए जब आ जाता है किसी भी वर्ड के स्टार्ट में तो दैट मीन्स नो ग्रेन्यूल साइट, नो ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग सेल। तो इनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। सो पहली चीज वो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या हैं? WBCs विच कंटेन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट्स। ये तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक को आप कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, हम याद कैसे करते हैं इनको? याद हम करते हैं निब। अगर आप निब को गौर से देखें, ये देखिएगा, फोकस ही नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप निब को गौर से देखें तो आपको ना इसके ऊपर एक दाना सा नजर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, NEB निब दाने का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए, याद करने के लिए कहते हैं कि वो चीज जो निब है, निब के ऊपर क्योंकि ग्रेन्यूल होता है, दाना होता है, तो NEB को हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ओके हो गया? ठीक है, सो निब में क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। NEB आपने क्वांटिटी भी याद रखनी है कि कौन इन तीन सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दाने मौजूद होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, जो कि 62% होते हैं बॉडी में। एसिनोफिल्स कितने होते हैं? सिर्फ 2.3%। और बेसोफिल्स कितने होते हैं? सिर्फ 0.4%। तो ये आपने परसेंटेज भी याद रखनी है, ये भी आपसे वाइवा में वो पूछ लेते हैं और MCQs में भी। उसके बाद हमारे पास आता है कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स विच डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। वो सेल्स जिनके अंदर या जिनके साइटोप्लाज्म में दाने नहीं होते उनको आप क्या कहते हैं कि ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ये दो तरह के होते हैं। वो कितनी तरह के थे? तीन तरह के थे। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें साइट का वर्ड आता है एंड पे। ठीक है, और जबकि जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें हमारे पास फिल्स का वर्ड आता है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसकी भी परसेंटेज आपने याद करनी है। लिम्फोसाइट्स 30% होते हैं और मोनोसाइट 5.3% होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। वो कितने थे? 62%। सेकंड नंबर पे कौन होते हैं हमारे पास? लिम्फोसाइट्स। वो कितने हैं? 30%। मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 5.3%। एसिनोफिल्स कितने थे? 2.3%। और बेसोफिल्स कितने थे? 0.something%। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे एंटर की है वो ये है कि जब मोनोसाइट या ये वाले सेल जब ब्लड में होते हैं तो इनको आप मोनोसाइट्स कहते हैं। बट ये सेल्स जब ब्लड को छोड़कर आपके टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी दीवार में पोर्स होते हैं, लिहाजा ये सेल्स यहाँ से निकल के आपके टिश्यू सेल्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जब मोनोसाइट्स ब्लड को छोड़ के आपकी बॉडी के टिश्यूज में चले जाते हैं तब उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं।
ये डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। वो एक ग्रैन्युलोसाइट्स या वो वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड के अंदर होते हैं उनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब वो ब्लड को छोड़ के टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं तो उनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स की लाइफ टाइम कितनी होती है? ये कुछ घंटों से सालों तक हमारी बॉडी में ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम कुछ घंटों की होती है, कुछ दिनों की होती है। अब एक ग्रैन्युलोसाइट्स हमारी बॉडी में इतना लंबा अरसा कैसे रह जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल नहीं आया, कोई इन्फेक्शन पैदा करने वाला केमिकल नहीं आया, तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी नहीं, और जब वो लड़ेगी नहीं तो वो ख़राब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सालों साल तक ज़िंदा रहते हैं। बट अगर हमारी बॉडी में कोई जरासीम दाखिल हो जाए तो हमारी बॉडी की जो आर्मी है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उससे लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो घंटों के अंदर भी हो सकता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाए और हमारी बॉडी को दोबारा से नए वाइट ब्लड सेल्स पैदा करने पड़ें। तो इनकी जो लाइफ टाइम है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट ओनली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी में जरासीम एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। जितना ज़्यादा जरासीम एंटर होगा उतने वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ कम होगी, जितना देर से जरासीम एंटर होगा उतने वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ आपकी ज़्यादा होगी। नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी बॉडी में? वाइट ब्लड सेल्स कम से कम 4000 से मैक्सिमम 11000 पर मिलीमीटर क्यूब तक हमारी बॉडी के अंदर इनकी मिकदार होती है, जबकि हमने जब रेड ब्लड सेल्स देखे थे तो वो तकरीबन 50 लाख से 55 लाख के करीब थे। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बहुत कम होती है। एवरेज कितने होते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइडेड कर दें तो 7000 जो है वो एवरेज है कि ये एवरेज रेंज है। लेकिन अगर किसी का इतना भी है या इतना भी है तो वो भी उसको भी हम नॉर्मल के अंदर कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स पहली चीज़ मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूव करते हैं। आपने देखा था, मैंने कहा जी ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद थे, ब्लड वेसल से निकल के ये टिश्यू के अंदर चले गए, तो क्योंकि ये हरकत कर रहे हैं, मोबाइल है, इसलिए हम वर्ड क्या लिखते हैं? दीज आर मोबाइल सेल्स। इनके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन क्या होता है? जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है उसको हम ग्लाइकोजिन कहते हैं, और कोलेस्ट्रोल क्या होता है? फैट या लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे पैदा होते हैं। जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन देखी थी, ऐसे ही हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ से पैदा होते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बिफोर बर्थ भी पैदा होते हैं, यानी जब बच्चा माँ की बॉडी के अंदर होता है उस वक्त भी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स पैदा करती है, और आफ्टर बर्थ भी WBCs आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। बर्थ से पहले कहाँ ये बनते हैं? ये बनते हैं यॉर्क सैक से। जैसे कि हमने RBCs पढ़ा था कि डेवलप बिफोर बर्थ कहाँ से बनते हैं? यॉर्क सैक से बनते हैं। लेकिन RBCs में ये था कि पहले 3 माह में यॉर्क सैक से बन रहे थे, उसके बाद अगले 3 माह में स्प्लीन और लीवर से बन रहे थे, और उससे अगले 3 माह में बोन मैरो से बन रहे थे। बट WBC जो है वो बिफोर बर्थ ज़्यादातर किससे बनते हैं? यॉर्क सैक से बनते हैं। आफ्टर बर्थ कहाँ से बनते हैं? 2 जगह से बनते हैं, ये याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स बर्थ के बाद सिर्फ एक जगह से बनते हैं, वो था बोन मैरो, जबकि वाइट ब्लड सेल्स बर्थ के बाद 2 जगहों से बनते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं? पहली चीज़ बोन मैरो। बोन मैरो होता है हड्डियों के दरमियान जो गूदा होता है उसको आप बोन मैरो कहते हैं, जिसकी मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि जब आप नली खाते हैं जब आप पाई खाते हैं तो उसके अंदर नली होती है, उसके अंदर से एक वाइट कलर का गूदा निकलता है, डैट इज़ अ बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है और हम उसको जानवरों की हड्डियों से भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो बोन मैरो होता है वो हमारे लिए कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स बनाता है? तो हमारा बोन मैरो हमारे लिए ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, सिवाय एक वाइट ब्लड सेल के। उस वाइट ब्लड सेल का नाम है लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये हमारे बोन मैरो से नहीं बनते। ये MCQ आपने याद रखना है। लिम्फोसाइट कहाँ से बनते हैं? लिम्फ नोड से बनते हैं। अब लिम्फ नोड क्या होता है? मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको लिम्फ नोड्स विद डायग्राम शो किए हैं कि लिम्फ नोड्स क्या हैं। बॉडी में जगह जगह उभार होते हैं, उनको आप लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो नाम भी बता रहा है कि लिम्फोसाइट्स हैं, तो कहाँ से बनेंगे? लिम्फ नोड से बनेंगे। इसके अलावा बाकी जो चारों टाइप्स थी, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, वो सारे के सारे कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से बनते हैं। तो बोन मैरो से सारे के सारे ग्रैन्युलोसाइट्स, निब जिनका नाम हमने पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, और मोनोसाइट्स कहाँ से बनते हैं जनाब? बोन मैरो से बनते हैं। तो ये सारे आपके पेट MCQs हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ठीक है जी। फिर यही आपके वाइवा के भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स के काम क्या होते हैं। हमने टाइप्स बता दी, हमने उसकी वैल्यूज़ बता दी, हमने उसकी नेचर बता दी, हमने उसकी प्रोडक्शन बता दी, हमने उनका लाइफ टाइम बता दिया, हमने उनकी परसेंटेज बता दी। अब ये बताइएगा कि जो आपने मुख्तलिफ तरह के WBCs की टाइप्स हमें बताई हैं, तो उन सब वाइट ब्लड सेल्स का सेम काम होता है? अगर उनका सेम काम होता है तो फिर आपने उनके अलग अलग नाम क्यों रखे हुए हैं? तो इसका मतलब है इनके काम भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपको हर वाइट ब्लड सेल का एक मेजर काम ज़रूर पता होना चाहिए, और मैंने कोशिश की है कि एक ही मेजर काम हर वाइट ब्लड सेल्स का आप लिखाएं। तो भी 5 वाइट ब्लड सेल्स हैं तो आपके 5 फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, यानी जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनको हमने न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एजिनोफिल्स कहा था। ठीक है, इनका क्या काम होता है? न्यूट्रोफिल्स का बेसिक काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस फॉरेन पार्टिकल को हड़प कर जाती है। हमारे सेल्स क्या करते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करते हैं और उसको खा जाते हैं। उस खा जाने के प्रोसेस को, उस इनगल्फ करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस करना। किसी भी सॉलिड चीज़ को हड़प कर जाना, इसका अर्थ फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मौजूद थे, आपने पीछे देखा भी है कि सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन मौजूद थे, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स मौजूद थे। तो ये हमारी बॉडी में क्योंकि सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, लिहाजा कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये उसको खा जाते हैं, लिहाजा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे हमारे सेल्स हैं बेसोफिल्स, जो कि तादाद में बहुत कम थे। इनका काम क्या होता है? ये हेपरिन सिक्रीट करते हैं। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसी ड्रग है जो कि खून को पतला करने का काम करती है। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में खून बहुत ज़्यादा जम जाए, क्लॉट हो जाए, तो हम बाहर से उसको हेपरिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से, जैसे डिस्प्रिन काम करती है ना हमारी बॉडी में, हम पढ़ते हैं डिस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन क्या करती है, खून को पतला करती है, ये बात सबको पता है। इसी तरह से हेपरिन भी वही काम करती है कि ये भी खून को पतला करने का काम करती है। इसको आप क्या कहते हैं? एंटी कोआगुलेंट कहते हैं। एंटी कोआगुलेंट वो चीज़ होती है जो कि खून को क्लॉट होने से, जमने से बचाती है। सो बेसोफिल्स क्या करते हैं? ये हेपरिन सिक्रीट करते हैं नेचुरली तौर पर हमारी बॉडी में, और कोशिश करते हैं कि ब्लड सेल्स अलग अलग रहें, वो आपस में ना जमें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये आपने बेसोफिल का याद रखना है। तो आपने देखा कि सारे के सारे ये भी इस तरह से क्या करें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अगर हमारे सेल्स जम जाएंगे तो वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा, हमारी बॉडी में अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो ये अपने तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये अपने तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो जरासीम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी से खुराक लेता है, एनर्जी लेता है, रहने की जगह लेता है, और बदले में क्या करता है? हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो एसिनोफिल्स देखते हैं कि ये तो बड़ी बुरी बात है कि आप हमारी बॉडी पे भी आए हैं जरासीम, और आप हमसे खुराक भी ले रहे हैं और हमें बदले में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एसिनोफिल्स ऐसे जरासीम को नुकसान पहुंचाता है। अब वो उनको हड़प नहीं कर जाता, हो सकता है कि वो उनकी मेम्ब्रेन को ख़राब कर दे, उनकी शक्ल को ख़राब कर दे, या किसी और तरीके से उनको नुकसान पहुंचाए, उनको पूरा का पूरा नहीं खाता। पूरा का पूरा कौन खा जाता है सेल को? न्यूट्रोफिल्स खा जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स पूरे जरासीम को अपने मुंह के अंदर डालते हैं और उसको खा जाते हैं, जबकि एसिनोफिल्स बेचारे ऐसा नहीं कर सकते। ये साइज में छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी जरासीम का पाँव तोड़ दिया, बस इतना ही काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स आपके पास वो सेल्स थे जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं थे साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि खाली सेल्स थे। इसमें दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इन दोनों के फंक्शंस आपको आने चाहिए। मोनोसाइट चाहे मोनोसाइट हो या ये यहाँ से मूव करके आपके टिश्यूज़ में चले जाए, जिसको आप क्या कहते हैं फिर? मैक्रोफेजिस कहते हैं। इन दोनों का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर हम कंपैरिजन करें मोनोसाइट का और मैक्रोफेजिस का, तो ज़्यादा अच्छा कौन होता है? तो ज़्यादा अच्छे आपके मैक्रोफेजिस होते हैं। जब आपके ये सेल टिश्यू, ब्लड से निकल के टिश्यू में चले जाते हैं, तो इनके जरासीम को खाने की सलाहियत कई गुना ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है। तो इधर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस दोनों क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो हम नाम याद करते हैं अनम। अनम से मुराद है, एन से मुराद न्यूट्रोफिल्स, एम से मुराद है मोनोसाइट। यानी अनम जो है वो फैगोसाइटोसिस करती है, वो चीज़ों को खा जाती है। ठीक है, तो आप एमसीक्यू में याद रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स? दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये थोड़ा सा डिटेल है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एंटीबॉडी पैदा करना किसका काम है? बी लिम्फोसाइट्स का। पूरी माइक्रो पढ़कर आए हैं आप, पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, उसमें आप वैक्सीन, सीरा, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी 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 करते आए हैं। वहाँ पे हमने बात पढ़ी है कि एंटीबॉडी कौन पैदा करता है? बी लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये लिम्फोसाइट की टाइप है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये ए ग्रेन्युलोसाइट की टाइप है। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। ठीक है, सो आपसे ये इस तरह से मुख्तलिफ लाइंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसका फंक्शन है, तो आपने बताना है कि ये फंक्शन किसका है। तो बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को पैदा करते हैं। तो वो कहेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन किससे होती है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो आपने सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं CD4 सेल और एक होते हैं CD8 सेल्स। ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, यानी कि इन सब को ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि जी सही सही काम करें, गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, फिर इसकी मजीद डिटेल टाइप है, उसमें हमने नहीं जाना, वो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। आप बस ये 5 फंक्शंस याद रखेंगे जो कि मैंने आपको बताया है। फैगोसाइटोसिस कौन करता है? अनम करती है। अनम से मुराद है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? जब मोनोसाइट्स आपके ब्लड को छोड़ के टिश्यू में चले जाते हैं तो उसको आप मैक्रोफेजेस कहते हैं। तब उनके काम करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। हेपरिन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स रिलीज करते हैं। पैरासाइट को कौन नुकसान पहुंचाता है? एसिनोफिल्स नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीबॉडी कौन पैदा करता है? आपके बी लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं। हमारी बॉडी में या फीटस की बॉडी में WBCs कहाँ से पैदा होते हैं? यॉर्क सैक की मीजोडर्म। मीजोडर्म होता है कि कोई भी अगर एग है ना, उसकी 3 लेयर होती हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर और मिडल लेयर। जो मिडल लेयर होती है डैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। ठीक है, आउटर वाली एक्टोडर्म, दरमियान वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। तो ये कहाँ से पैदा होते हैं? मीजोडर्म से। और पैदाइश के बाद कहाँ से पैदा होते हैं हमारे WBCs? एक तो हमारे बोन मैरो से पैदा होते हैं सारे के सारे सिवाय एक के जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। कहाँ से पैदा होते हैं? ये हमारे पास लिम्फ नोड से पैदा होते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें आज गेन की होंगी और जो लाइफ में आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।